हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर अपनी एक और क्लास के अंदर। लास्ट हमने कुछ चर्चाएं करी थी और जो अपना टॉपिक था वो अंतिम दौर में था। अंतिम दौर का मतलब कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे जो सीमा विवाद है किसी देशों के साथ में, जिसमें हमने कुछ सीमा विवादों की चर्चा की थी। कोई प्रश्न वगैरह तो ना दिया था मैंने, कोई क्वेश्चन नहीं? गुड। तो एक तो मैंने किया था सबसे पहले सर्क्रिक। कौन सा विवाद? सर्क्रिक विवाद। और ये सर्क्रिक विवाद किसके साथ में है? वेरी गुड, भारत और पाक के साथ। और भारत में ये कहां पर? गुजरात। फिर नेक्स्ट सियाचिन। और सियाचिन जो है वो भी किसके साथ? भारत व पाकिस्तान, राइट। और ये ऊपर का जो क्षेत्र है वो वाला। और इस क्षेत्र के अंदर एक ऑपरेशन किया था भारत ने, ऑपरेशन। और ऑपरेशन मेघदूत कब किया था? उसमें क्या किया था? भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन चलाया था द्वारा पाकिस्तानियों से कब्जा लिया था, राइट। ये कल हमने चर्चा की थी, बस इन्हीं के बारे में मैंने चर्चा की थी, है ना। आगे नहीं की थी ना कुछ भी। देखिएगा कल जो है कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहां तक हमने चर्चा की थी। देखिएगा ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका पीओके, और ये इलाका, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं अक्साई चीन। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यस, ये क्या है? सियाचिन। यहां पे सियाचिन एक ग्लेशियर है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये चीन के कब्जे में, ये है पीओके, और ये किसके के कब्जे में है? पाकिस्तान। और सियाचिन जो है वो किसके कब्जे में है? भारत। हमेशा यहां पर बवाल चलता रहता, लड़ाई चलती रहती। बोले जिंदगी तू कश्मीर की तरह खूबसूरत तो है, लेकिन तुझ में बवाल भी बहुत है। ये वाला इलाका पूरा पाक अधिकृत कश्मीर है। ये वाला जो इलाका देख रहे हैं ये कारगिल का है। इन्होंने कारगिल तक भी और सियाचिन को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और कारगिल को जो है कारगिल युद्ध के अंदर छुड़ाया गया, और सियाचिन को 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के अंदर उसको हटाया गया। और अभी चर्चाएं चल रही हैं कि साहब ये वाला इलाका भी धीरे धीरे जो है आगे क्या होता है, सेना अपना ऑपरेशन करके ये पूरा इलाका जो है अपने अंदर करने वाली है। और यहाँ पर भी ऐसा चलने वाला। ये इलाका विवादित था
और पाकिस्तान के पास में था, और पाकिस्तान ने ये जब 1965 के अंदर 61 में 61 से चीन के साथ में युद्ध हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, तो ये इलाका पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चीन को। ठीक है, और ये सियाचिन विवाद। यहां पर सियाचिन भारत की सबसे दुर्गम, सबसे ऊंचा एक युद्ध क्षेत्र है। भारत का सबसे ऊंचा, और जिसके जैसा कोई ना हो उसको कहा जाता है दुर्गम। क्या है? एक कॉम्बैक्ट एरिया, युद्ध क्षेत्र। और भारतीय सेना के जो भी जवान यहां पर ड्यूटी करते हैं उनके लिए काफी कठिनाई होती है। -50 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान होता है। लद्दाख में पहले सिर्फ 2 जिले थे, एक लेह और दूसरा कारगिल। ठीक है, 2। वर्तमान में 5 और बना दिए। द्रास, नुब्रा, जास्कर, शाम, और चांगथांग। तो टोटल लद्दाख में अब कितने जिले हो गए? 5 और 2 7। टोटल यहां पर 7 जिले हो गए। और जम्मू कश्मीर में टोटल हैं 20। कितने हैं? 20। यहां पर 20 है और यहां कितने हो गए? 7 टेरिटोरियल यूनियन। तो एक विवाद तो सियाचिन, एक विवाद तो सर्किल वाला, एक सियाचिन वाला, और यहां पर भी एक और विवाद है, ये वाला अक्साई चीन। कौन सा विवाद? अक्साई चीन। और अक्साई चीन के इस इलाके के अंदर जो यहां पर ये ब्लू पॉइंट मैंने आपको बनाया, ये एक झील है और इस झील का नाम है पैगोंग तसो। ये पैगोंग तसो जो लेक है ये पड़ती है साहब लद्दाख में, और आधा हिस्सा पड़ता है किसके अंदर? चीन। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, जिसमें सबसे अंतिम में करीना कपूर जब उससे मिलने के लिए जाती है उसके गांव के अंदर, और वहां पर वो झील के पास में वो लोग मिलते हैं। ठीक है ना, तो वो झील जो है वो पेंगोंग झील ही है, वहां पर शूटिंग होती है अभी भी। तो पेंगोंग झील का वो जो छोर है उधर वाला, वो किसके कब्जे में है? चीन के। और इधर वाला छोर किसके कब्जे में है? क्लियर? भारत के। लद्दाख में हिस्से में पड़ती है। तो एक ऐसी झील जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर है या फिर 2 देशों के अंदर है, तो वो कौन सी है? पैगोंग तसो। ऊंची झील नहीं है, ठीक है, ऊंची है लेकिन सबसे ऊंची नहीं है। सबसे ऊंची जो झील है वो चोलामू झील है सिक्किम के अंदर। गुरु डोंगमर एक झील है और चोलामू, दोनों परस्पर सबसे ऊंची झील है, वो भारत की सबसे ऊंची। ये भी सबसे ऊंचाई का इलाका है लेकिन सबसे ऊंची झील नहीं है। लेकिन सबसे ऊंची झीलों के अंदर, टॉप 10 झीलों के अंदर इसका नाम आता है पैगोंग तसो। और यहां पर जाने के लिए पूरा चट्टानी रेगिस्तान है, हमादा। तो चट्टानों से यहाँ पर नॉर्मल बसें वगैरह नहीं चढ़ पाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार वो स्पेंसर वाली जो थार वगैरह कार हो गई, थोड़ी बाइक वगैरह हो गई, वो जाती हैं ऊपर की तरफ। भारतीय आर्मी का ट्रक जा पाते हैं ऊपर की तरफ, नॉर्मल गाड़ियां यहाँ पर नहीं जा पाती। ठीक है ना। तो ये वाला जो इलाका है वो पैंगोंग तसो है, जो लद्दाख और चीन में। तो अक्साई चीन भी एक विवादित एरिया, ठीक है ना। यस, तो ऐसे ही जैसा आपने ये 2 लिखा था, कल मैंने यहां तक सियाचिन का सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र तक लिख लिया था आपने। यस, नंबर 3 लिखेगा अक्साई चीन। अक्साई चीन लिखेगा। भारत में, ऐसे वह नहीं, भारत में लद्दाख में स्थित है। भारत में लद्दाख में स्थित है। पैंगोंग झील, पैंगोंग तसो लिख लो, पैंगोंग तसो झील
जिसका आधा हिस्सा चीन में है, चीन के कब्जे में है, जिसका आधा हिस्सा किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में है। जिसको लेकर विवाद है। जिसको लेकर क्या है साहब? विवाद है। लिख लिया? गुड। चलिए, तो ये यहां पर दो ही पॉइंट है, सियाचिन और कौन सा? अक्साई चीन। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ का इलाका देखना। ये एरिया है उत्तराखंड का। किसका एरिया है? और यहां पर देश शुरू हो जाता है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल का एक ऊपर का एरिया ये वाला, इस एरिया पर, ये एरिया नेपाल अपना मानता है, ठीक है। और इस एरिया का नाम है काला पानी। क्या नाम है? काला पानी क्षेत्र। आपने काला पानी की सजा का नाम सुना होगा, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ये क्षेत्र है। क्लियर? कई सोचोगे हाँ काला पानी तो सुना हुआ है। जब देश में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में यहां पर वायसराय पद्धति लगाई गई थी। वायसराय यहां पे मैन होता था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ऐसे अलग अलग लोग हुआ करते थे। तो वायसराय पत्ती हुआ करती थी, और जो भी यहां पर 1857 की क्रांति के बाद में बोले जो भी कोई भी स्वतंत्र संग्राम या कोई भी लड़ाई दंगा या फिर कोई भी लोगों को इकट्ठा करके कोई भी जुलूस वगैरह निकालेगा या हमारे खिलाफ बोलेगा, तो उसके लिए क्या किया था? अंडमान निकोबार के अंदर, जो यहां पर मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान में एक जगह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के अंदर इस द्वीप पर एक जेल बनाई गई थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। क्या नाम है? सेलुलर जेल। और इस जेल को 3 मंजिला है, पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में जो भी टूरिस्ट यहां पर जाते हैं, यात्री घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको ये दिखाई जाती है। और यहां पर एक स्वतंत्रता संग्राम के एक व्यक्ति जिनका नाम है वीर सावरकर। क्या नाम है? अभी इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी, वीर सावरकर। तो जो भी कोई स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के फिल्म बने, किसी भी खिलाड़ी के जीवन पर फिल्म बने, किसी भी खिलाड़ी के जीवन पर ऑटोबायोग्राफी बने, तो उसके डायरेक्टर का और उसके फिल्म अभिनेता का और अभिनेत्री 3 लोगों का, कि उसका निर्देशक कौन है, उसका अभिनेता को, जो मुख्य अभिनेता कौन है, एक्टर कौन है, और एक्ट्रेस अभिनेत्री कौन है, उन 3 का नाम आपको याद होना चाहिए। लास्ट जैसे एक फिल्म आई थी जो भारत के इतिहास को दर्शाती थी, बाहुबली, उसके डायरेक्टर का नाम पूछा था राजस्थान के एक एग्जाम के अंदर। लास्ट एक मूवी RRR, जिसको सबसे बड़ा सम्मान सिनेमा क्षेत्र का ऑस्कर का पुरस्कार मिला था इसके एक गाने के लिए, इन दोनों का डायरेक्टर एक ही है। SS राजामौली। ओके, तो ऐसी फिल्में जो समाज में विशेष महत्व देती हो उनको लेकर के। अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पैडमैन, उसके डायरेक्टर का नाम बारे में पूछा था। MC मैरी कॉम की जो मुक्केबाज थी, उसके डायरेक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है ना, नौरंग औरंग करके नाम है उनका। तो ऐसे जो भी फिल्में, अब ये वीर सावरकर का मुख्य अभिनेता का किरदार किसने निभाया, यह अभी लेटेस्ट एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बताओ वीर सावरकर का जो रोल है वो किसने अदा किया? रणदीप हुड्डा, जिसने अभी एक मणिपुरी एक्ट्रेस से शादी करी है। रणदीप हुड्डा क्या बोलते हैं, जिनके एक और फिल्म है जो ये पाकिस्तान के अंदर चले गए थे ना, वो क्या नाम उसका है? नहीं, वो तो बजरंगी भाईजान सलमान खान। एक और है ना जो पाकिस्तान की जेल में दम तोड़ दिया था उन्होंने। नहीं, वो कैप्टन है। एक और है, कोई व्यक्ति थे जो गलती से पाकिस्तान के उसमें चले गए थे और उनकी बहन ने केस लड़ा था, लास्ट में डेड बॉडी आई थी, उनका उन्होंने रोल अदा किया था। तो दिमाग से वो बात आउट हो गई। उसका बारे में पूछा था, उसके बारे में पूछा था। क्लियर? उसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो ऐसे जो भी फिल्म समाज को मैसेज दे वो।
तो वीर सावरकर क्रांतिकारी थे, उनको यहाँ पे कैद कर दिया था। ये ऐसे व्यक्ति थे, लोगों में जोश भर देते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के अंदर। तो वो काला पानी, यहाँ पर काला पानी सजा सेल्यूलर जेल कि यहां से कोई निकल नहीं सकता, काला पानी हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भगेगा तो समुद्री कितनी दूर का रास्ता है, कम से कम 2000 किलोमीटर से दूर का रास्ता हो गया, तो कैसे निकल पाएगा वहां पे? इतनी दूर तैर भी नहीं सकता वो, नाव की व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पे जहाज से आते थे, यहाँ पे उन लोगों को, क्रांतिकारी को छोड़ देते थे, इस जेल के अंदर पैक कर देते थे और चले जाते थे। तो ये काला पानी अलग सजा है। और बात है काला पानी क्षेत्र, तो यहाँ पर नेपाल के क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर पहले इनका प्रधानमंत्री था, ठीक है ना, और वो प्रधानमंत्री ने इनका काफी सपोर्ट किया था, भाई काला पानी हमारा क्षेत्र है। और काला पानी क्षेत्र को लेकर के अपने जो नया नक्शा निकाला था नेपाल ने, उसने काला पानी दर्शाया था उसके अंदर, जो कि भारत का एरिया, भारतीय सेना का कब्जा वर्तमान में भी। तो भारत का विवाद जिस भी देश के साथ में होता है, तो भारत क्या करता है, उसके साथ में व्यापार, राशन पानी बंद कर देता है। नेपाल के पास में कोई भी समुद्री बॉर्डर नहीं है, तो नेपाल का जितना भी माल आता है दूसरे देशों से, वो क्या तो कोलकाता बंदरगाह पर आएगा, या फिर आपका जो ये बंदरगाह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुजरात के अंदर, कांडला बंदरगाह, वहां पर आएगा। वहां से भी ट्रकों के माध्यम से हरिद्वार होते हुए नेपाल में पहुंचता है, या ट्रेनों के माध्यम से हरिद्वार तक, उसके बाद में बसें चलती हैं तो वहां पे जाता है ट्रकों के माध्यम से। तो नेपाल का जब ये पूरा सिस्टम बंद कर दिया, प्लस भारत से बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई, तो उसके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजगार पाने के लिए जाते हैं, और भारत भी बहुत सारी हेल्प करता है, हमें पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहिए। और जाकर के प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया गया। वर्तमान में नया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद केपी शर्मा ओली को बनाया गया नया इसका प्रधानमंत्री। और ये काला पानी क्षेत्र बोला कि ये छोटा सा एरिया है, तो ये विवाद था, तो प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में ही हुआ, और ये जो है भारत और नेपाल के बीच में काफी विवादित एरिया रहा। लिखिएगा काला पानी क्षेत्र। भारत व नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र था। वर्तमान में यह भारत के कब्जे में है। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में यह भारत के कब्जे में है। और कौन से राज्य में है? देखो यहां पर उत्तराखंड लग रहा है, तो उत्तराखंड का इलाके के अंदर ही ये ऊपर की तरफ पड़ता है। समझ गए आप? गुड। नेक्स्ट, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ध्यान दें, ये ऊपर की तरफ दो देश है, उसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चीन, और यहां पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है? सिक्किम। प्यारे विद्यार्थियों, सिक्किम वर्तमान में भारत का सबसे पहला जैविक राज्य है, केमिकल फ्री स्टेट। यहां पर खेतों के अंदर फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। केचुए की खाद या फिर फल सब्जियों के जो कचरे अपशिष्ट होते हैं वो, उनके छिलके वगैरह वो, या फिर गाय भैंस के जो गोबर से जो खाद बनाई जाती है वो, उनका प्रयोग किया जाता है। यूरिया या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपको प्रश्न पूछे भारत का पहला जैविक राज्य, कैसा राज्य? ऑर्गेनिक, तो वो कौन सा है? सिक्किम, सबसे पहला। क्लियर? ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, इसका नाम है डोकलाम। क्या नाम है? डोकलाम। और ये डोकलाम एक विवादित एरिया है। ये डोकलाम एक्चुअल में पहले भूटान का था। किसका था? बाद में इस एरिया पर किसने कब्जा कर लिया? तो
तो डोकलाम के इस हिस्से में जो नीचे का तरफ एरिया है, यहां पर चीन बना रहा था सड़क जो कि भारत के कब्जे में। डोकलाम पहले चीन और भूटान के बीच में विवाद था। भूटान एक गरीब देश है, उसके बाद में इसने जो एरिया किसको दे दिया, भारत के क्षेत्र में आ गया, और इस क्षेत्र में चीन जो है कब्जा कर रहा था। वर्तमान में भारत और चीन के मध्य क्या विवाद है, डोकलाम विवाद। कई बार यहां पर इन क्षेत्रों में झड़प भी होती है भारत की सेना और जो है चीन की सेना के मध्य, राइट। तो जो डोकलाम है वो सिक्किम के पास में है, सिक्किम और भूटान के बीच में, और चीन यहां पर सड़क बनाना चाह रहा था जो कि विवादित एरिया रहा, और भारत वर्तमान में जो है नीचे वाला एरिया भारत के कब्जे में। लिखेगा डोकलाम विवाद, डोकलाम क्षेत्र, डोकलाम क्षेत्र सिक्किम राज्य में है। चीन के साथ विवाद है। चीन के साथ विवाद है। सिक्किम राज्य में। सिक्किम भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया है। सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। कौन सा पढ़ना है? ये मैडम यहाँ नहीं, लिखो साहब। उसमें कई लोगों के मन में दुकड़ चुकड़ चल रही होगी, मैं बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कल का अवकाश रहेगा, जबकि अभी घोषित किया गया है कि कल का अवकाश है नहीं रहेगा। मैं दर्शन दूंगा कल आपको, 1 घंटे नहीं 2 घंटे। ओके यस। आलियो क्या कर रहे हो, मतलब मेरे से इतने दुखी हो क्या आप लोग, मतलब क्या बात? कोई बात नहीं साहब, ऐसा ही होता। नेफा, ठीक है ना, यस। नेफा महिलाएं वस्त्र में भी लगाती है, वो वाला नेफा नहीं है, ठीक है ना, यस। ये सारी चीजें जो मैं अभी शब्द का प्रयोग किया, ये सब आपकी कला संस्कृति में, आपके कल्चर के अंदर ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा। गोटा, गोटे में प्रकार होता है, जैसे किसी लुगड़ी पर या किसी वस्त्र पर लगाया जाता है, ओढ़नी पर। लप्पा लप्पी कहाँ पर फेमस है? लप्पा लप्पी एक गोटे का प्रकार है, ये आपकी कला संस्कृति में होगा। खुरपा क्या होता है, खुरपी क्या होती है, नहीं समझा मेरी बात? यस। और गाय भैंस के अपशिष्ट से जो ईंधन बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कई लोग क्या बोलते हैं उसको? छाणे, ऊपड़ा और कंडे। ओ माय गॉड, कंडे, थापड़ी, थेपड़ी, छाणे, छाणा कर दिया ना, यस। एक और कईयों माता वाता भरती, जाग तो, अरे जाग तो कर लिया, जाग। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं कि जाग तो लिया, जाग तो लिया, वो तो ना बोलते जड़ा करके लिया, वो कहते जाग तो लिया, बाद में जड़ाया जाता, तो जागता बोलते हैं कई लोग। कई जगह पर गोइटा, क्या कह रहे हैं? किसने क्या बोला? शराब? आप ही क्या जानते हो? हाँ जानता हूं, तभी तो, क्योंकि मैं भी, अरे भाई आप तैयारी कर रहे हैं आरएस की, तो तैयारी आरएस की कौन करा सकता है? जिसने खुद कभी आरएस की तैयारी क्यों की? यार कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए,
ये वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाए हमारे यहाँ पर अलग जगह, समझा मेरी बात में यस। और ये सीटी के पेपर में आया था अभी एक कि इनको रखने का स्थान एक साथ में जिनको रखा जाता है, बटेवड़ा, बिटोड़ा, बिटोड़ा, राइट, ये कहा जाता है। और बिटोड़ा बटेवड़ा इनको रखने का स्थान वो पूरा एक साथ बनाते हैं और इसके अंदर जो है इस प्रकार से एक साथ इकट्ठे करके रखते हैं और एक जगह से फिर एक खोपचे से निकाला जाता है, धीरे धीरे निकाला जाता है उनको, है ना, ताकि खराब ना हो। कई लोग उसके ऊपर डिजाइन भी बनाते हैं, है ना, कई महिलाएं गांव के अंदर ऐसी फेमस होती है जो बटेवड़ा बनाने के लिए, बिटोड़ा बनाने के लिए फेमस होती है। तो गोबर से की जाने वाली इसके ऊपर पूरा लेप दिया जाता है, अंदर रख करके एक साथ और लेप दिया जाता है और उससे की जाने वाली चित्रकारी ये क्या कहलाती है? एक कला होती है एक प्रकार की, क्या होती है? नहीं, पेंटिंग नहीं होती, पेंटिंग अलग, पेंटिंग में पेंट का प्रयोग किया जाता है। मांडने, दीवारों पर भी शादी ब्याहों में जो मांडे जाते हैं, मांडने, रक्षाबंधन पर देवताओं को पूजने के लिए अपन देखना खीर या फिर जव्वे बनाते हैं, मांडनों को जिमाते हैं, नहीं समझा मेरी बात। कभी कोई भी त्योहार होता है तब उस प्रकार से कोई भी कुछ इस प्रकार की बनाई जाती है, सब चीजें आएंगी, ऐसे बनाई जाती है, नहीं समझा मेरी बात, यस। और फिर उसके अंदर देवता बनाए जाते हैं, गणगौर पर भी ऐसा किया जाता है, गोरे गोर माता गोर खोले की वाड़ी, होता है कि नहीं होता है, उसमें भी किया जाता है, मानने बनाए जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज, ये सब के सब कला संस्कृति में आते हैं, सारी सारी बातें आएंगी आपको, आप लोग सीखेंगे ये सारी चीजें, ये सब आपकी जो वर्तमान जिंदगी में कला संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं वो चीज, तो नेफा भी प्रयोग किया। अच्छा, बटेवड़ा बिटोड़ा ये समझ गए। अच्छा, एक शब्द और लिख रहा हूं, कई लड़कियां समझेंगी इस बात को और कई इस बात को, जिस शब्द को नहीं समझ पा रही तो वो समझेंगी 3-4 साल बाद, ठीक है ना। छेड़ दिए तार, इसलिए बीच में बोल रहा हूं, बिनोटा। हाँ, कौन कौन जानता बिनोटा के बारे में? कोई नहीं जानती, कोई लड़की नहीं जानती बिनोटा। आ रहा है कईयों के दिमाग में लेकिन वो बताना नहीं चाह रही, बिनोटा नहीं जानते आप? कभी नहीं सुना? आज आप अपने घर वालों से पूछना, मैं अभी बता देता हूं कि ऐसा भी होता है क्या, पूरा मत बताना, उनको पूछना कि सब बिनोटा क्या होता है, मम्मी से पूछना, दादी से पूछना, जिस बहन की शादी होगी उससे पूछना, पड़ोस में कोई शादी होगी किसी पड़ोसन की उससे पूछना, नहीं समझा आप? यस, बिनोटा क्या होता है। अच्छा देखो, देखना, जब शादी होती है लड़की की तो बारात आती है, ठीक है साहब, तो दूल्हा वहां पे बैठा होता है, दुल्हन चौपड़ने के लिए गई हुई होती है, नहीं समझा मेरी बात, यस, ब्यूटी पार्लर में। तो जब बारात आती है तो जहां पर रुकती है वहां से बरी का बेस, किसका बेस? बरी के बेस के साथ में बिनोटा भी भिजवाया जाता है। बिनोटा दुल्हन की रेड कलर की चप्पल होती है, रेड कलर की क्या पहनती है? चप्पल। वो ससुराल वाली लेके आते हैं, वर पक्षी लेके आते हैं, अब कई लोगों को समझे होंगे, उसको बिनोटा कहते हैं। और वही चप्पल पहनती है वो शादी तक, जब 1-2 महीने तक, उसको बाद में वो मतलब पहन पहन की तोड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी जल्दी तोड़ेगी उतनी जल्दी कर्जा उतर जाएगा, ये होता बिनोटा। तो बरी के बेस के साथ में वर पक्ष जो है वधु पक्ष के लिए लेके आता है, तो वहां से वधु पक्ष बरी का बेस और जो पूरा चुपड़ करके आई है सीमेंट, नहीं समझा, फिर वो धीरे धीरे कदमों से वो दूल्हा बैठा हो तो आगे उसकी तरफ पहुंच रही होती है, नहीं सब पीछे गाना चल रहा था, बिन सजना, और वो पहुंच रही होती, क्लियर। तो दूल्हा भी देखता और पास में बाराती भी आई, यार देखो दुल्हन कितनी सीधी है, देखो कितनी धीरे धीरे, नजर भी ऊपर नहीं कर रही। अब उसको क्या पता कि जो तू लेके आया है थोड़े दिनों बाद में यही शेर नहीं है, नहीं समझा मेरी बात, यस, इसकी चाल ही, इसके जमाने में वो अगली कुछ बोल ही नहीं रही, ऊपर ही नहीं देख रही, आप नहीं समझा मेरी बात, वो कुछ देर के लिए ही होता है। वाह, ये होता बिनोटा। यार तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, मतलब गांव के होकर के भी, मैं खुद ग्रामीण परिवेश, ये तो बिनोटा, ये तो सब कला संस्कृति में आप सब पूछा जाएगा ये क्या चीज है क्या नहीं है, समझा। अभी ये बटेवड़े का क्वेश्चन पूछा था, बिटोड़ा का, ये सब आ रहे इसमें, आरएस और सीटी के रिलेटेड सब उसमें आता। लप्पा लप्पी गोटे का प्रकार होता है, नेफा ये भी जो है महिलाएं कपड़े में प्रयोग करती, क्लियर, यस। और अभी कल परसों जब मैंने, कल परसों क्या, जब भी मैंने अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कटिबंध, ट्रॉपिक, कटिबंध, बंध यानी बांधना, कटी यानी कमर, कमर पर एक तार, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे धागे का हो, कटिबंध,
गांव की भाषा में तागड़ी, और पहले की महिलाएं उसके अंदर अपने घर की तिजोरी की चाबी रखती थी, वो होता है। लेकिन एक झूमर के रूप में लटका हुआ होता है, वो षटका होता है, 16 श्रृंगार के अंदर आते हैं, वो षटका होता है। क्लियर? वो क्या होता है? षटका। और ये कमरबंद कटिबंद होता है जो महिलाएं कमर पर पहनती है, जबकि कटिबंद 2 अक्षांशों के मध्य का स्थान भी होता है। गोरबंद, वो राजस्थानी गाना है ना, एलीजा मारो गोरबंद नखरालो, क्या होता है? लिहाजे मारो गोरबंद नखरालो, क्या होता है गोरबंद का मतलब? वो ये कह रही है गोरबंद ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला आभूषण होता है। और ये पुष्कर के अंदर, कभी पुष्कर के मेले में जाएंगे तो वहां पर कई ऊंट पालक इस गोरबंद को ऊंट के गले के अंदर, ऊंट उनके लिए सब कुछ होता है, ऊंट ही उनके लिए रोजी रोटी होती है। उष्ट्र कार्यक्रम हमारे यहां पर सरकार के द्वारा चलाया गया है, ऊंट पालक को हर वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना। क्लियर? ऊंट प्रजनन केंद्र जो है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर बनाया गया। तो ऐसे तो उष्ट्र जो है राष्ट्र कार्यक्रम, और उसमें गोरबंद जो है, गोरबंद का मतलब ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला आभूषण। तो कह रहा है कि जैसा ऊंट ने, वो महिला कह रही है कि जैसा ऊंट ने वो आभूषण पहना हुआ है, हार सोने का, तो मुझे भी ऐसा चाहिए। समझा मेरी बात? वैसे कह, एक होता है ओळ्यू कि माने थारी ओळू आवे, याद ओळ्यू गीत, और होता है कि नहीं होता? यस, ओळ्यू गीत। तो वो एक पक्षी है कुरंजा, गोडावन, जो विदेश से आया है। कहां से आया है? विदेश से। क्लियर? यस, कि मन थारी ओळू आवे, ऐसे करके राजस्थानी गाना है, सीमा मिश्रा गाती है, राजस्थान की लता मंगेशकर कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है सीमा मिश्रा को, अभी भी जिंदा है तो उनको कहा जाता है। तो वो जो है वो गारी उसको लेकर के, तो वो किसी की याद में, तो वो क्या होता है? ओळ्यू। तो ऐसे राजस्थानी शब्द ये ओळ्यू वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं सब। क्लियर? यस। तो नेफा, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो नेफा ध्यान रखना, नेफा क्या चीज है, तो नेफा के बारे में हम देख लेते हैं। यस, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूं, नेफा क्या चीज है, ध्यान देना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आर्मी, कहने का मतलब जो ऊपर का ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया। किसका एरिया? अरुणाचल। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया के अंदर इसका जो विवाद है नेफा का, वो किसके साथ में है? चीन के साथ में, क्योंकि चीन की जो लिबरेशन आर्मी है उसने यहां पर कब्जा किया हुआ। ठीक है ना? लिखेगा नेफा, फुल फॉर्म लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में चीन के साथ विवाद, बस इतनी सी बात करनी। किसके साथ विवाद है? चीन के साथ। ओके, रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी विवाद, ये म्यांमार के साथ में सब, म्यांमार के साथ। ठीक है, ध्यान देना। ये जो आप इलाका देख रहे हैं इसका नाम है म्यांमार। यहां पर हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहां पर पड़ता है बांग्लादेश। तो म्यांमार के अंदर एक्चुअल में जो धर्म के लोग ज्यादा हैं वो किसके हैं? बौद्ध, बौद्धिस्ट लोग ज्यादा है। विश्व का स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं इसको,
स्वर्ण पैगोडा का देश। इसका मतलब क्या होता है? पैगोडा का मतलब होता है गुम्मद, स्तूप, ऐसा स्तूप। इसमें बौद्ध धर्म का बौद्ध स्तूप जो है सांची के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध से इनका संबंध है। तो यहां पर जो स्तूप बनाए गए हैं वो किसके हैं? सोने के। और स्तूप को ही क्या बोलते हैं? पैगोडा बोलते हैं, है ना। हम लोग स्तूप बोलते हैं, गुम्मद बोलते हैं, ऊपर क्या बोलते हैं? गुम्मद। किसी भी मंदिर के ऊपर अगर गोल ऐसे होगा तो वो क्या कहलाएगा? गुम्मद कहलाएगा। और ये जो होता है मंदिर के अंदर जाने पर ये इस प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है, इसको कहते हैं मेहराब। क्या कहते हैं? मेहराब। क्लियर? उसके बाद में गेट होता है, यस। मेहराब के ऊपर यहां पर घंटी लटकाई जाती है, यस। तो जाते हैं, टर्न करते हैं, आते हैं, तब नहीं करते हैं। मंदिर में एंट्री करने पर ही घंटी बजाई जाती है ना, यस। अंदर बैठे हुए देवता को बताया जाता है कि मांगो, नहीं समझा मेरी बात? यस। जाते हुए नहीं बताया जाता। तो गुम्मद ये स्तूप, स्वर्ण पैगोडा का देश। तो बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा है। अब यहां पर एक बौद्ध का एक यहां पर कोई व्यक्ति था, तो बौद्ध धर्म का वहां पर मुख्य नेता, उसने यहां पर जो मुस्लिम लोग जो दूसरे देशों से आए थे उनको यहां से भगाना शुरू किया। और मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो थे रोहिंग्या। कौन थे? तो उन्होंने पलायन करना शुरू किया भारत की तरफ, और इधर बांग्लादेश से भी इनको भगाया गया कि ऑलरेडी वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। क्योंकि बांग्लादेश से भी जनसंख्या ज्यादा होती है तो किसकी तरफ बढ़ते हैं? वो भारत की तरफ, बंगाल क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम इधर जो है। तो इसलिए इनके बांग्लादेशी मुस्लिम को बोलते हैं चकमा। क्या बोलते हैं? चकमा शरणार्थी। अभी विवाद है बांग्लादेश के साथ में। और जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो विवाद है वो विवाद किसके साथ में है साहब? म्यांमार के साथ। क्लियर? तो ऑलरेडी बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम जो थे उनको दूसरे देश से भगाया गया था। ना तो बांग्लादेश ने शरण दी, ना श्रीलंका ने शरण दी, तो ये दूसरे देशों के अंदर जाकर के जो है रहना शुरू किए। और भारत के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर जो है ये भारत के अंदर आए हैं, ठीक है ना। इनका जो संरक्षण का काम किया वो यूएनओ ने, यूएनओ का एक संगठन है यूनिसेफ, उन्होंने इनका काम किया इसके लिए, ठीक है। चलिए अब बांग्लादेश की चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ में काफी सारे विवाद है। तिस्ता विवाद, तिस्ता एक नदी है उसको लेकर के। फरक्का विवाद, तीन बीघा गलियारा विवाद, वर्तमान में मिट गया ये, ठीक है ना। 3 बीघा गलियारा क्या हो गया? विवाद। एक साथ ही लिखना है। चकमा शरणार्थी विवाद, ये सारे के सारे विवाद जो हैं वो किसके साथ में हैं? बांग्लादेश। ये जो है हो गया है कंप्लीट। 3 बीघा गलियारा विवाद, दे दी गई उसको जमीन 3 बीघा गलियारा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर प्रधानमंत्री थी जिसका नाम है शेख हसीना। क्या नाम था? दोनों के अच्छे संबंध, माफी चाहते हैं, दोनों देशों के अच्छे संबंध थे, तो दोनों ने बैठ करके बातचीत करी और जो है उनको कर दिया गया। ओके, यस। हंसने क्या बात है यार, तुम तो हंसते हो, मैच्योर लोग और फिर भी हंसते हो तुम लोग। अच्छा वापस, हाँ लिख ये विवाद, कुछ 4 विवाद ऐसे करके भारत और भारत के संबंध में जो विवाद हैं वो अब आगे चलते हैं, थोड़ा और बताते हैं। बता लिया आपने सबने? गुड। अभी आपने चर्चा की थी कि भारत का जो समुद्री रास्ता समुद्र के अंदर वो कितने एनएन तक होगा साहब? नॉटिकल माइल, समुद्री मील। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि कोई 200 के अंदर भी आ जाए, फिर क्या होगा? विवाद होगा, बिल्कुल होगा विवाद। तो ऐसा जब कभी भी हो जाए दोस्तों, तब क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई देश यहां है, कोई देश यहां है, इसका 200 यहां पर आ रहा है और इस देश का भी 200 यहां पर आ रहा है, दोनों का होने की वजह से दोनों के बीच में की जाती है साहब वाटर ट्रीटी, जल संधि। क्या की जाती है? जल संधि। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी कुछ जल संधियां हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं कि भारत का तो इस प्रकार से ये है और ये है नीचे श्रीलंका, तो भारत की एक ही जल संधि है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी होती है और नीचे का नाम है
मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी? यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है, जो दोनों के बीच में हो रखी है जल संधि, उसका नाम है पाक। इस पाक शब्द का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पाक उर्दू का शब्द है और इसको हिंदी में बोलते हैं पवित्र। क्या बोलते हैं? पवित्र। पाक यानी होता है पवित्र, पाक साफ, पवित्र, ठीक है ना। पाक होना, साफ सुथरा होना, पवित्र होना, ये होता है। तो पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। दोनों के मध्य एक प्राचीन आदम ब्रिज, कौन सा ब्रिज? राम सेतु। क्या नाम है? वो स्थित है। क्लियर? और इन राम सेतु के अंदर ही एक और द्वीप है जिसका नाम है पम्बन द्वीप। क्या नाम है? वर्तमान में ये पम्बन द्वीप भारत के कब्जे में। यहां पर होता क्या है, जो चीन है वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इसके लिए वो इन देशों के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इन 10 देशों की तरफ बढ़ रहा है। इधर श्रीलंका की तरफ, इधर मालदीव की तरफ, इधर जो है पाकिस्तान की तरफ, इधर जो है ऊपर की तरफ ईरान की तरफ। लेकिन हमने ईरान के अंदर भी अपना एक बंदरगाह बना दिया, चाहबार समझौता। कौन सा समझौता? चाहबार। वो हमने किया। और ये यहां पर जो है पाकिस्तान चाहता है कि भाई ये पीओके का जो एरिया है, इस पीओके के एरिया से यहां पर चीन को एक सड़क जाए, एक गलियारा गुजरे। लेकिन वो अभी बिल्कुल वर्तमान में स्थिति खत्म है। ये पम्बन द्वीप जो कि श्रीलंका से चीन ने पूछा कि ये तेरा एरिया है, बोले यस, और ये हमें 100 साल के लिए लीज पर चाहिए, 99 ईयर्स, ताकि हम हमारी सेना वगैरह और जहाज वगैरह उनका रखरखाव कर सके। कोई भी जहाज, मान लीजिए हम चीन का जो भी माल इधर से जा रहा है, तो रास्ते में रुकने के लिए, प्लस उसका रखरखाव करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, उसके बाद में हम दूसरे देशों में जाए। इससे क्या होगा कि ये अपनी सेना को यहां पर रख सकता था और रख करके भारत को चारों तरफ से अटैक कर सकता था आने वाले समय में, युद्ध के क्षेत्र में। तो ये काफी बड़ा विवाद बना था पम्बन द्वीप को लेकर के। जब श्रीलंका इसकी बात पर सहमति कर दी, चीन की तरफ कर दिया, तो भारत ने वही राशन पानी बंद कर दिया श्रीलंका का। और हुआ क्या हाल, लास्ट में पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। और अर्थव्यवस्था डगमगाने से जाहिर सी बात है भारत की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट होता था इनको, शुरू से श्रीलंका को बहुत सपोर्ट मिलता था। तो अर्थव्यवस्था, जो भी यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनको सबको देश छोड़ करके भागना पड़ा। देखा होगा आपने, पूरा श्रीलंका के अंदर इस प्रकार का पूरा सिस्टम खत्म हो गया था। इन्होंने लोगों को फ्री बांटना शुरू कर दिया था, बहुत सारी चीजें, बिजली का बिल फ्री, नल फ्री, ये चीजें फ्री। अरे जब सब चीजें फ्री बांट दोगे तो रेवेन्यू कहां से लाओगे, टैक्स कहां से जनरेट करोगे? अगर बिजली के बिल के पैसे नहीं लोगे तो तुम्हें भी तो दूसरी कंपनी को पैसा देना है, वो कहां से आएगा? बिना टैक्स के नहीं आएगा। टोल टैक्स मुक्त कर दिया, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। तो दोस्तों, मैं सरकार से कई बार इस चीज के लेकर के जब बड़े लोगों से सिफारिश होती है, वही कहते हैं कि इस देश में फ्री कुछ नहीं चाहिए। लोग पैसे से पानी खरीद लेंगे, पैसे से बिजली खरीद लेंगे। इस देश में फ्री जो चाहिए वो सिर्फ 3 चीजें चाहिए: शिक्षा, एजुकेशन बिल्कुल फ्री, चिकित्सा, कितना भी बड़ा स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारी हो, फ्री हो एकदम। सबसे ज्यादा पैसा देखो लोगों का किस में बिगड़ता है? बीमारियों में। आपने देखा होगा, जमीनें तक बेच दी जाती हैं इलाज कराते कराते। और तीसरी चीज दोस्तों, किसी का कोई विवाद हो जाता है तो न्यायालय के चक्कर काटते काटते वो जूती तक घिस जाती है, चप्पल तक घिस जाती है। तो न्याय सिर्फ 3 चीजें फ्री होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यूरोपियन देशों में ऐसा, यूरोपियन देशों के अंदर, अमेरिका वगैरह देशों के अंदर शिक्षक को सबसे बड़ा माना जाता है। वहां पर टीचर्स को सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, ये मान के चलिए किसी भी शिक्षक को, क्योंकि वो देश की नींव बना रहा होता है। शिक्षा बिल्कुल फ्री है वहां पे, चिकित्सा बिल्कुल फ्री है, और वहां पर न्याय बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता किसी चीज का, सब सरकार की तरफ से दिया जाता है। बाकी सब चीजों का पैसा लगता है, टैक्स भी सबसे ज्यादा डबल है, पेट्रोल डीजल उनका भी पैसा लगेगा, सब लगेगा। तो सब चीजें फ्री नहीं की, यहां पर कर दिया गया तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई। वापस आते हैं तो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि, उसका नाम क्या है? पाक जल संधि 2 खाड़ियों को अलग करती है, ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी। बोले बात समझ गए क्या? यस, बनाइए पॉइंट, लिखेगा। भारत व श्रीलंका के मध्य जल संधि
भारत व श्रीलंका के मध्य जल संधि पाक जल संधि, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के मध्य है। यह बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के मध्य है। दोनों के मध्य आदम ब्रिज, आदिमों के द्वारा बनाया गया आदम ब्रिज ओब्लिक राम सेतु स्थित है। क्लियर? लिखेगा श्रीलंका क्षेत्र में एक पम्बन द्वीप है। एक पम्बन द्वीप है जो वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में है। जो वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में है। समझ गया मेरी बात? सिर्फ एक जल संधि है जिसको मैंने पढ़ा दिया। वर्ल्ड लेवल पर जब हम पढ़ेंगे आरएस लेवल का वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे, वर्ल्ड के अंदर कई सारे ऐसे महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के अंदर कई सारे देश हैं जिनके मध्य में जल संधि है। सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, ऐसे कई सारी जल संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अदन की खाड़ी के अंदर जल संधि, तो बहुत सारी ऐसी जल संधियां होंगी जो दो देशों को अलग अलग करती। ओके, बस ये भारत और भारत के संबंधित के आसपास की बातें सारी की सारी यही। ओके, चले कॉपी पेन बंद रखें और मेरी तरफ ध्यान लगाएं। मेरी तरफ मतलब बोर्ड की तरफ लगाएं। एक बेसिक बात से शुरू करेंगे हम, और एक टॉपिक चलेगा काफी लेंदी, और जिसका नाम होगा भौतिक प्रदेश। क्या नाम होगा? अब तक आपने पढ़ा, घर पे जाके नहीं पढ़ा, समझा नहीं समझा, छुट्टी कर ली क्लास से नहीं करी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वास्तविक सिलेबस का पहला टॉपिक शुरू हो चुका है, भौतिक प्रदेश। तो कई सोचेंगे चलो ये तो वास्तविक शुरू हो गया, इससे पहले जो रामायण चल रही थी वो क्या थी? वो भी सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, अरे किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या उठ करके मुंह उठा के चले जाते हैं क्या? नहीं साहब। कई लड़कियां अलग से पहले बालों की स्ट्रेट अलग कराएंगी, नहीं समझा मेरी बात? यस, कि सुबह के फंक्शन में, मेहंदी फंक्शन में ये रहेगा, हल्दी में ये रहेगा, शाम वाले में ये रहेगा, नहीं समझा आप? ये फाउंडेशन, ये क्रीम, ये लैक में, ये स्विस ब्यूटी, ये सारी चीजें हम लेके आएंगे, नहीं समझा आप? ये आईलाइनर लगाया जाएगा। यस, आप ऐसा मत सोचना कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करता हूँ इतनी सारी बातें करो, पता है मुझे। हमारे लड़कों का अलग ही गणित चलता है। क्लियर? लड़कियों के लिए अलग से वो परफ्यूम, ये परफ्यूम, हैंकी परफ्यूम, फलाना परफ्यूम, अलग बालों में अलग तेल, ये वो अलग क्रीम। हमारे कुछ नहीं होता, हमारे बस एक सरसों का तेल जो सिर से लेके पैर तक एक बार चौपड़ दिया जाता है। ओसवाल कपड़े धोने के साबुन से नहा लेते हैं, मिला जो भी टी शर्ट वगैरह पहना, बाल साइड किए, बात खत्म। नहीं समझे आप? क्योंकि हमारी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है, नहीं समझे आप? यस। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो चीजें की थी वो सब हमारी चीजें थी जो आगे के लिए हम तैयार कर रहे थे, बेसिक था। हलवा बनाने से पहले हम बहुत सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने रखे थे वो थे। अब उसके बाद में हम हलवा बनाने की जो तैयारी करेंगे वो सब, कहने का मतलब मेन जो चीज है वो अब शुरू होती है। आप ध्यान दे लेना और इसको पढ़ना भी हम शुरू कर देंगे। क्लियर? समझना बात को। भौतिक क्या होता है? भौतिक जो हमारे सामने चीजें दिखाई दे रही, ये बोर्ड भौतिक रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग भौतिक रूप से आपको दिखाई दे रही है, ये लाइटें भौतिक रूप से आपको दिखाई दे रही, ये सब भौतिक चीजें जो मौजूद है आपके सामने, आप उनको देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। लेकिन दुनिया में कई ऐसी चीज होती है जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। बोलो साहब ये क्या?
हवा, वायु, समझना मेरी बात? यस, महसूस कर सकते हो। फीलिंग्स, भावनाएं महसूस कर सकते हो। बोले साहब किसी का दिल टूट गया, ओ माय गॉड, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर? कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि भौतिक चीज नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ हार्मोन चेंज हो रहे। कि बाबू मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, कोई नहीं मरता। बाबू किसी की और सोना बनी, क्योंकि पहले बाबू थी फिर सोना बनी, तो वो सोना किसी और के लिए, तो जाहिर सी बात वहां पे वादे किए जा रहे हैं। फिर वो सोना छोड़ा तो किसी और के लिए, और टोना, जादू टोना, नहीं समझा मेरी बात? ये कुछ नहीं होता, सब फीलिंग्स होती, ये सब भावनाएं होती है, हार्मोन्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जीवन में हमेशा भौतिक चीजों में जिए, आप हमेशा उन चीजों में जिए जो माँ बाप ने आपके लिए किया है। सिर्फ दुनिया में 3 चीजों की कदर करें, किसी के लिए फोकटे ना बने, फ्री ना बनाए खुद के लिए, अमूल्य बनाए खुद को। आप समझ पा रहे हैं? भारत उच्चावच वाला देश, कैसा देश है? एक शब्द लिखा मैंने, उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है टोपोग्राफी। क्या मतलब होता है? अब उच्चावच का मतलब कहीं पर पर्वत, कहीं पर गहरे गोर्ज, काटे हुए घाटियां, कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर पहाड़ियों की श्रृंखला, कहीं पर गहरी झीलें, और कहीं पर उठे हुए पठारी क्षेत्र। कहीं पर पठार, कहीं पर झीलें, कहीं पर पहाड़ियां, कहीं पर मैदान, कहीं पर पर्वत, कहीं पर गहरे गोर्ज, इन सबको क्या कहा जाता है? उच्चावच। समतल एरिया कहीं भी नहीं है। और इन्हीं उच्चावच को हम बांट करके आगे आगे बांट देंगे तो सब क्या कहलाएंगे? भौतिक प्रदेश। क्या कहलाएंगे? भौतिक प्रदेश। अगर भारत की बात कर ली जाए, अगर भारत की बात कर ली जाए, तो भारत में पर्वत हैं, भारत में पहाड़ियां हैं, भारत में पठार हैं, और भारत में क्या हैं? पर्वत 10.5%, पहाड़ियां 18.6%, पठार 27.7%, मैदान 43.2%, टोटल कर लेना क्या निकल के आएगा? 100%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रट लेंगे सिर्फ कि पर्वतों का प्रतिशत कितना है? 10.5। पहाड़ियों का कितना है? पठारों का, मैदानों का 7 और 2, अरे गरीबों 7 और 2, 9 और 6, 15 और 5, लगी कितनी? 0। 8, 8 और 7, टोटल कर लेना, आपके सामने 100% निकल के आएगा। घर जाके कर लेना, आराम से बैठ गया ना? यस, 100% है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ये ऊपर की तरफ भारत का एक प्रदेश है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश भारत का सबसे पहला भौतिक प्रदेश होता है। हिमालय, और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, ये चीजें हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ में अवसाद बहा करके लेके आते हैं। अवसाद, सिल्ट, कभी भी जल अपने साथ में क्या घोल करके लेके आता है? मिट्टी अपने साथ में अवसाद लेके आता है, चट्टानों के टुकड़े लेके आता है, और उन सबको मैदानों में बिछा देता है। उस मिट्टी को एलुवियल सोइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जल के द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये होता है नंबर 2। उत्तर भारत का विशाल मैदान नंबर 2। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, जिसको मैं एक अलग कलर से ले रहा हूं, ये लो, ये अरावली है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये असम मेघालय का पठार, करबी ओंगलोंग का पठार, इधर काठियावाड़ की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी, ये सारा क्षेत्र आ गया।
पठार और पहाड़ियां इसके अंदर भी होंगी। इसको कहा जाता है नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश से निकलने वाली नदियां और नदियां यहां पर डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि नदियां अपने साथ में अवसाद बहा करके लाती हैं और किनारों पर जमा कर देती हैं। तो अवसाद जमा करेगी तो क्या बनेगा? मैदान। समुद्र के तट पर तो क्या कहलाया? तटीय मैदान। नंबर 4 क्लियर। और 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं द्वीप, भारत के प्रमुख द्वीप। लेकिन अगर पूछे कि भारत के भौतिक प्रदेश, तो दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 4। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तटीय मैदान। अब कौन सी चीज कब बनी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। जब पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती है, बीच में से कोई भूमि का भाग बाहर निकलता है, इसको पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंजिया। इस पेंजिया आगे जाकर के कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में, और इसको कहा जाता है एजी। क्या कहा जाता है? एजी से याद रखिए, एजी, सुनो जी, अरे जी, समझा मेरी बात? यस, किसी को बुलाया जाता है, कहीं बुलाते ही नहीं बुलाते? यस, तुम भी बुलाओगे। एक्चुअली में होता क्या है कि वो सबके सामने गधा नहीं बोल पाती है, तो शॉर्टकट में बोलती है जी, ओ जी, अरे गधे, सुनो गधे, नहीं समझा आप? यस, ए जी से याद है। ए से अंगारा लैंड, क्या बोल जाएगा? अंगारा। और इससे क्या आएगा? गोंडवाना। हम चर्चा कर चुके। अब ये फिर आगे टूटता है, और आगे कैसे टूटता है? यहां पर ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ कितने हो जाते हैं? 5। यस, जो रेगुलर क्लास रहे उनको पता है 5 होते हैं नीचे की तरफ। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये अफ्रीका, ये वेरी गुड ओशनेशिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ दिस पार्ट ओशनेशिया, वी कॉल्ड ओशनेशिया। ओशनेशिया कहते हैं इसको। ओशनेशिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया देश, न्यूजीलैंड देश, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलोनेशिया, टोटल कितने हैं? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? जब दुनिया बन रही थी, ये सब चीजें टूट रही थी, तब से भारत है। और हम पढ़ते हैं कि साहब भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। गलत, भारत बहुत पहले से था। वो समुद्री रास्ते से खोजता हुआ आया था। उससे पहले खोजने के लिए एक व्यक्ति गया था जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? और कोलंबस पहुंच गया साहब कहां पर? अमेरिका। कहां पहुंच गया? अमेरिका। कैरिबियाई देशों की उसने खोज की थी, यहाँ कैरिबियाई द्वीपों की खोज की थी। रेड इंडीज, इंडीज कहा था उनको, वेस्ट इंडीज, इंडीज। और जबकि ये जो है यहां पर, तो इसको क्या कहा? इसको कहा, यहां पर पहुंचा कौन? यूरोप, पुर्तगाल से। तो यहां पर कौन आया था? वास्को डी गामा। हमारे भारत के सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर टकराया था। अपने साथ में 4 बड़े जहाज और छोटे मोटे 150 नावें, कम से कम 2000 से ज्यादा लोग भारत में लेकर के आया था वो, व्यापार करने के उद्देश्य से, नए देश की खोज करने के। जबकि भारत बहुत पहले सिल्क का व्यापार, भारत बहुत पहले यहां पर गेहूं वगैरह, बहुत सारी कृषि का व्यापार, भारत बहुत सारी चीजों का व्यापार कर रहा था। तो इन सब में सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई चीज बनती है तो वो क्या बनती है? प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि इनके अंदर सबसे पहले जो चीज बनी वो क्या बनी? सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत नंबर 1 पर। प्रायद्वीप भारत से नदी निकलेगी तो नंबर 2 पर कौन बनेगा? तटीय मैदान। तो नदियां हिंदी से तो निकलेंगी। एक तरफ ऊपर गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र बह रही है, नीचे की तरफ की जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, हम बात करें माही, साबरमती, यहाँ पे नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, अलपुजा, पेरियार, पेनरू। ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आ जाती कावेरी, कावेरी के बाद में कृष्णा, कृष्ण बाद में गोदावरी, यहाँ पे स्वर्ण रेखा, महानदी। ये जितनी भी नदियां मैंने अभी बोली ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। सबसे ओल्डेस्ट, ऊपर की 4 नदियों से भी सबसे पुरानी नदियां कौन सी है? नीचे वाली। क्योंकि भाई साहब सबसे पहला पार्ट कौन सा बना था? ये गंगा वगैरह तो बाद में बनी, पहले ये बना पार्ट, फिर तटीय मैदान बना, फिर बदलाव होता है। होता क्या है प्यारे बच्चों कि ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये यूरेशिया, और नीचे की तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या होती है?
आकर्षित होती है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित, आज भी आकर्षित हो रही। क्लियर? यस। किसी के पास में खाली पन्ना है क्या? खाली पन्ना मतलब ऐसे अलग से पन्ना पड़ा हो किसी के पास में, तो पन्ना दो, फाड़ना मत, अगर पढ़ लो कोई भी रफ। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, देखो इधर फेंका हुआ है इन्होंने, दे दो दे दो, हाँ ये दो ये दो, थैंक यू, ध्यान दिए सर। धरती के अंदर प्लेटें हैं, धरती में क्या है? प्लेटें। नीचे की तरफ पृथ्वी में, जब पृथ्वी का हम पढ़ेंगे अंदर आंतरिक संरचना, जब मैं आपको बताऊं, इधर की तरफ ऊपर की तरफ यूरेशिया प्लेटें, और इधर की तरफ कौन सी प्लेटें? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेटें बोलते हैं। ये एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है, यानी कि ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है? आकर्षित, खिंचाव होता है। तो बीच में आप देखिएगा क्या होता है, ऊपर उठ रहा है क्या? अरे उठ रहा है क्या? यस। किसी पन्ने की भांति देखेंगे, इन प्लेटों को जब एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है, तो देखना बीच के अंदर ये भाग ऐसे ऊपर की तरफ उठता है। उठता है कि नहीं उठता? इस थ्योरी को बोलते हैं, थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था हैरी हेज नामक एक ज्योग्राफर ने, हैरी हेज। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति, इस प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति कैसे होती है कि नीचे की इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेटें और ऊपर की जो है यूरेशियन प्लेटें आज भी एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं? आकर्षित हो रही। और आज भी हिमालय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मेरी बात समझ गए क्या? यस। हम पढ़ते हैं कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, आज कई वैज्ञानिक बोलते हैं साहब ये 8,848 मीटर हमने 100 साल पहले नापी हुई है। इसके बाद में ये कम से कम 8,850 या फिर 8,852, 8,151 तक पहुंच गई है, ऐसा मानते हैं हम लोग। बात समझ में आएगी? तो नंबर 1 पर प्रायद्वीपीय भारत, नंबर 2 पर तटीय मैदान, नंबर 3 पर क्या बनता है? हिमालय। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पुरानी पहाड़ियां, पठार अंदर वाले होंगे, बाद में हिमालय होगा। तो बताइए हिमालय नया है या फिर अंदर के पहाड़ नए? अंदर के पहाड़ नए, प्रायद्वीपीय भारत के नए। बोलो बात समझ गए क्या? सॉरी पुराने हैं, और ये नया कौन सा है? हिमालय नया। ओके। अब हिमालय से निकलती है नदियां, और नदियां किसको जन्म देती हैं? एक मैदान को। तो नंबर 4 पर क्या बना? ये तो मैंने एज के अकॉर्डिंग बता दिया। क्लियर? तो भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्लियर? उससे क्या बनता है? मैदान, उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तर में है तो उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं इसको। प्रायद्वीपीय भारत, इसके नदियों ने क्या बनाया? तटीय मैदान। ये तो सिर्फ आपको एक कच्ची चिट्ठी में मैंने आपको बताया, इसको हम बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके और इसको जब लिखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। बोलो बात समझ गए क्या? यस। ओके। यस। ऊपर टॉपिक भारत की, ये कल वापस करा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। यस, ये चलेगा अपना। तो भारत में अगर प्रतिशत में पूछे तो ये इतने हैं, भारत में अगर उस प्रकार से पूछे तो ये इतने। क्लियर? और अगर हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया बोले तो निर्माण की प्रक्रिया यही है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही हैं, ऊपर जो उभार हो रहा है वो आज भी हो रहा है, तो वो सब किसका निर्माण करता है? हिमालय का। ओके, धन्यवाद, कल चर्चा करेंगे।